हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं विद चैप्टर 7 डायरेक्टिंग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 कॉमर्स सीबीएसई बोर्ड। इंट्रोडक्शन। डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। When plans are made, employees are hired and organized, the next step is to ensure that work is actually carried out as planned. That's where directing comes in. It involves guiding, supervising, motivating, and leading employees to achieve organizational goals. Directing. तो डायरेक्टिंग भी एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बाद आता है। अब डायरेक्टिंग में किया क्या जाता है? तो एक बार जब प्लान बन चुका है, प्लान वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, उस प्लान के लिए लोगों को हायर किया जा चुका है, लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है, लोगों को उनका प्रॉपर जॉब बता दिया जा चुका है, तब इंट्रोडक्शन होता है डायरेक्टिंग का। तो डायरेक्टिंग में बेसिकली जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो काम को डायरेक्शंस जो रिक्वायर्ड हैं वो एम्प्लॉयज को देते हैं एंड वो इंश्योर करते हैं कि जो डायरेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं काम उसी तरीके से आगे चल रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी दिक्कतें होती है, तो उनको एज अ मेंटर गाइड भी करते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं, वो इन्वॉल्व भी होते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आराम से और अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो डायरेक्टिंग एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल फंक्शन है मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये सारे काम हो चुके हैं। अब इन कामों को जो डायरेक्शंस बनाए गए हैं, जो वे बनाए गए हैं, जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसको फॉलो करवाना यहाँ पर सबसे ज्यादा एसेंशियल हो जाता है। तो वही फॉलो अप करवाने के लिए मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और बाकी लोग मिलकर डायरेक्शंस देते हैं, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, एम्प्लॉइज को लीड करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आराम से अचीव कर सकें। फिर आता है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जहां पर इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल, ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज कैरिड आउट की जाती है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्ट करना मतलब क्या होता है कि लोगों को बताना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है एंड उन्हें प्रॉपर तरीके से हर एक इंस्ट्रक्शन का प्रॉपर शेड्यूल दे देना। फिर आता है हमारे पास गाइडिंग। तो यहाँ पर गाइडेंस क्यों दी जाती है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो मेंटर्स का काम होता है कि वो बेसिकली अपने एम्प्लॉइज को गाइड कर सके। एंड फिर आता है हमारे पास सुपरवाइज करना, कि जब लोग काम कर रहे हैं, जो आपने सेट प्रोसेस बता दिया है, डायरेक्शंस दे दी गई है, तो वो काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर निगरानी रखना, देखना कि वो काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, कि उसमें भी कोई एरर्स या प्रॉब्लम्स आ तो नहीं रहे हैं। एंड फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की तरफ उन्हें मोटिवेट करना कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंप्लीट होंगे तो उन्हें प्रमोशंस मिल पाएंगे, उन्हें बोनसेस मिल पाएंगे, उन्हें इंसेंटिव्स मिल पाएंगे एंड बेसिकली उनका भी ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के साथ साथ होगा। फिर आता है एग्जाम्पल, अ सेल्स मैनेजर एनकरेजेस हिज टीम to meet their targets by offering incentives and providing feedback on their performance। तो एक सेल्स मैनेजर हैं, वो लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं कि अगर आप काम करेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे तो आपको अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, अच्छा एडिशनल इनकम मिलेगा, और ना सिर्फ उस इनकम के साथ साथ वो आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करेंगे जो आगे चलकर आपको प्रमोट करने में उस जॉब के लिए हेल्प करेगा। फिर आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। पहला है इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग इज द फंक्शन दैट स्टार्ट्स द एक्चुअल वर्क, विदाउट इट प्लान वुड रिमेन ऑन पेपर। अब प्लानिंग किया हमने, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग भी कर लिया, तो फिर आता है डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन का मतलब ही ये होता है कि जहां पर एक्चुअल वर्कफोर्स काम कर रही है, जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट, गोल, प्लान, स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स, मेथड्स लिखे गए हैं उनको यूज करने के लिए, तो ये सारे के सारे जो वर्कफोर्स हैं वो अब एक दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, जो बेसिकली उन डायरेक्शंस की शुरुआत करता है। तो प्रोसेस डायरेक्टिंग जो है वही इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है कंप्लीट प्रोसेस की, कंप्लीट फ्रेमवर्क की। एग्जाम्पल, अ टीम लीडर इंस्ट्रक्ट्स टीम मेंबर्स टू बिगिन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो एक टीम लीडर जो है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देंगे कि अपने टीम को बताएंगे कि ये नया प्रोजेक्ट है, इसके ये सो एंड सो प्लान्स हैं, ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, इसके लिए इन लोगों को चुना गया है, एंड फिर वो काम की शुरुआत उस नए प्रोजेक्ट के लिए करेंगे। फिर आता है हमारे पास टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल मैनेजर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्शंस देना ये सिर्फ एक ही लेवल पर हो ये जरूरी नहीं है, ये बेसिकली हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से डील करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्शंस देते हैं प्लान्स के हिसाब से, उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसके हिसाब से, उनको उस काम के लिए मैन पावर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीजें, ये डायरेक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट से आती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट
ये डायरेक्शंस पास ऑन करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को, उनको समझाते हैं कि इन काम को हम किन सेगमेंट्स में बांट सकते हैं, किन फील्ड्स में बांट सकते हैं, एंड उनके लिए कौन से लोग होंगे जो परफेक्ट होंगे, जो वो काम हमें हमारे साथ बेहतर कर सके। फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट पे जहां पर एक्चुअल में काम होता है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, सर्विस सेक्टर्स में, तो वहां पर एम्प्लॉइज को गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन समझाए जाते हैं कि ये डायरेक्शंस के थ्रू, ये वेज के थ्रू ही आपको ये काम करना है, एंड ये काम आप आराम से इससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर पाएंगे। एग्जाम्पल, अ प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर्स वर्कर्स ऑन द शॉप फ्लोर while the CEO motivates department head। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने दो एग्जांपल्स दिया गया है, एक बेसिकली हमारे लिए लोअर मैनेजमेंट पे है एंड एक टॉप मैनेजमेंट पे है, जहां पर बताया गया है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर जो है वो सुपरवाइज करेंगे कि लोग कैसा काम कर रहे हैं, लोग मशीन्स पे क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं, एंड वहीं पर एक सीईओ जो मोटिवेट करेंगे डिपार्टमेंट हेड्स को कि वो अपने डिपार्टमेंट्स को बेहतर चलाएं, इफेक्टिव बनाएं, एफिशिएंट बनाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आउटपुट उनको मिल सके। फिर आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी बट एन ऑनगोइंग फंक्शन। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस ये इसीलिए है, क्यों? क्योंकि ये एक बार आपने शुरुआत किया, आपका काम हो गया, तो वहीं आपको रुकना नहीं है, ये काम कंटिन्यूअसली आपका चलते जाएगा, एंड जब तक आप ये काम करते रहेंगे उसी तरीके से प्रॉपर डायरेक्शंस के थ्रू आपका जो वर्कफोर्स है वो प्रॉपर आउटकम आपको प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल, रेगुलर मीटिंग्स एंड फीडबैक सेशंस आर पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायरेक्शन। तो रेगुलर मीटिंग्स की जाती है ताकि हम डिस्कस कर सकें कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें हैं हमारे जो हम फेस कर रहे हैं, उन्हें रिजॉल्व कर सके, एंड प्रॉपर फीडबैक सेशंस भी लिए जाते हैं, जिन सेशंस पे डिस्क्राइब किया जाता है कि भाई यहाँ पर इस पर्सन ने ऐसा काम किया है, उस काम के लिए वो आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। फिर आता है हमारे पास फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग फ्लो follows a hierarchy. Instructions generally flow from top management to lower level management. तो बेसिकली जो डायरेक्शंस होंगे, जो प्लानिंग किया गया है वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किया है, एंड बाकी सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे उसका इंपैक्ट आ रहा है। तो उसी तरीके से जो डायरेक्शंस होंगे, जो फ्रेमवर्क होगा, जो गाइडलाइंस होगी, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, ये बेसिकली कौन फ्रेम करेंगे? तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेम करेंगे, एंड यही टॉप लेवल मैनेजमेंट से नेक्स्ट मिडिल लेवल पर आएगा, एंड मिडिल के बाद लोअर लेवल पर आएगा, एंड ये कंटिन्यूअस हायरार्की में चलता है बट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट टॉपिक कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, डायरेक्टिंग क्यों इतना नेसेसरी है, डायरेक्टिंग जो फंक्शन है वो मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले करता है, उसकी क्या अहमियत है, वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहला है इनिशिएट्स एक्शन। तो जैसा कि हमने कहा कि एक्चुअल काम जो है, जो प्रोडक्शन रिलेटेड हो या जो सर्विस सेक्टर रिलेटेड हो, वो बेसिकली शुरुआत कहाँ से होती है उसकी? तो वो होती है डायरेक्टिंग से। इनिशिएट्स एक्शन, एम्प्लॉइज स्टार्ट वर्किंग वंस दे आर गाइडेड एंड इंस्ट्रक्टेड। तो एम्प्लॉइज अपना काम शुरू कर देते हैं जहां पर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड प्रॉपर तरीके से जो भी वर्क प्लान है वो बता दिया जाता है, एंड वही वर्क प्लान को फॉलो करके वो मैक्सिमम आउटकम्स पे फोकस करते हैं। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स, हेल्प्स अलाइन पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यहाँ पर बहुत से लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो हर किसी के पर्सनल गोल्स होते हैं, लेकिन जब वो काम करते हैं तो ये एक अच्छे मैनेजर का, ये एक अच्छे सुपरवाइजर का रोल होता है कि वो लोगों को मोटिवेट करे कि वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम ना करके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जहां पर बढ़त होगी, ग्रोथ होगी, तो वहीं पर उन्हें इंडिविजुअल आउटकम्स में भी अपने बढ़त एंड ग्रोथ देखने मिलेगा। फिर आता है इंप्रूव्स एफिशिएंसी। मोटिवेटेड एंड सुपरवाइज्ड एम्प्लॉइज वर्क मोर एफिशिएंटली। जहां पर मोटिवेशन होगा, बार बार लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसी काम के साथ लोगों की जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ेगी, इच्छा जो है वो बढ़ेगी, एंड जब ये बूस्टअप रहेंगे, एम्प्लॉइज बूस्टअप रहेंगे, तो जो उनके वर्क परफॉर्मेंसेस हैं वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतर होंगे। फिर आता है हमारे पास फैसिलिटेट्स चेंज, helps employees adapt to change smoothly through proper communication and support। तो चेंज लेकर आता है, कैसा चेंज लेकर आता है डायरेक्शंस, कि लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, लोग क्या करना चाह रहे हैं, लोग कैसे करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें उनको गाइड की जाती है, एंड जहां पर कम्युनिकेशन प्रोसेस बेहतर होता है, प्रॉपर होता है, तो यही कम्युनिकेशन प्रोसेस हेल्प करता है हर चीज को एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एंड इसी बैलेंस के थ्रू वर्कफोर्स प्रॉपर काम करता है एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इंटरेस्ट के हित में काम होता है। फिर आता है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। गुड डायरेक्टिंग एंश्योर्स एम्प्लॉइज सेटिस्फैक्शन एंड लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। जहां पर अच्छे डायरेक्शंस दिए जाएंगे, जहां पर अच्छे लीडर्स होंगे, जहां पर अच्छा मोटिवेशनल फैक्टर होगा, तो ऑब्वियस सी चीज है लोग वहां रिटेन करेंगे, लोग वहां काम मन लगाकर करेंगे, एंड जहां पर रिटेंशन एंड लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा, वहीं पर जो काम है वो भी बेहतर होते जाएगा, उनके परफॉर्मेंसेस अच्छे होते जाएंगे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों अचीव की जाएंगी, एंड वही काम बेसिकली मार्केट में आपको मार्केट लीडर भी बना पाएगा।
फिर आता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। देयर आर 4 की एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। 4 की एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, जो हम आगे पढ़ेंगे एंड जानेंगे कि ये की एलिमेंट्स कैसा रोल प्ले करते हैं फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग में। सुपरविजन, इट मींस ओवरसीइंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज टू इंश्योर दैट दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। यहां पर क्या किया जाता है कि लोगों को समझा दिया गया है कि उनका काम क्या होगा, कैसे होगा एंड उन्हें वो काम कैसे करना है। तो बेसिकली सुपरविजन में ध्यान रखा जाता है एम्प्लॉइज पे कि वो सही इंस्ट्रक्शंस को, गाइडेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कतें आ रही है, या वो कोई प्लान छोड़ दे रहे हैं या कोई स्टेप उनसे छूट जा रहा है, तो उस जगह पर वहां पर उन्हें गाइड किया जाता है, फिर बताया जाता है कि भाई ये चीजें आपको इस तरीके से करते रहना है। एग्जाम्पल, अ फ्लोर सुपरवाइजर इन अ फैक्ट्री एंश्योर्स वर्कर्स आर फॉलोइंग सेफ्टी प्रोसीजर्स। तो एक फ्लोर सुपरवाइजर की ये भी जिम्मेदारी है कि भाई प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का तो काम चलते जा रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई दुर्घटना घट गई, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, तो लोगों को कोई भी डैमेज ना हो, कोई भी डिस्ट्रक्शन ऐसा कॉज ना हो जिसके कारण पर्सनल डैमेजेस फेस करने पड़े। तो ये एक फ्लोर सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है कि लोग प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। फिर आता है हमारे पास मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या करता है? तो मोटिवेशन इंश्योर करता है कि लोग बूस्टेड अप रहें, लोगों की इच्छा जो है काम करने की वो बढ़ती रहे, लोग प्रॉपर से प्रॉपर काम कर सकें, बेहतर से बेहतर काम कर सकें, ताकि जो एंड रिजल्ट्स हैं वो और अच्छे हो सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। वो एनकरेज करता है एम्प्लॉइज को कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहें, जिस बेस्ट परफॉर्मेंस के कारण उन्हें बोनसेस, इंसेंटिव्स, कमीशंस या आगे चलकर प्रमोशंस भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, बोनसेस, सैलरी हाइक्स एक्सेट्रा। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी एंड प्रमोशन। तो ये कुछ टाइप के इंसेंटिव्स हैं जहां पर फाइनेंशियल इंसेंटिव थोड़े अलग होते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस, सैलरी एंड हाइक्स होता है। एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो होते हैं तो वो बेसिकली रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी एंड प्रमोशंस होते हैं, जहां पर वो फाइनेंशियली ग्रो नहीं करते, लेकिन पोजीशन एंड वैल्यू सिस्टम के बेसिस पर उनका होल्ड बेहतर होते जाता है। फिर आता है हमारे पास लीडरशिप। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर अदर्स टू अचीव गोल्स। तो लीडरशिप में एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड करता है, लोगों को समझाता है कि काम करने से क्या बेहतर होगा, काम अच्छा करेंगे तो उससे हमारे लिए क्या पॉजिटिविटी हो सकती है, क्या बेहतर हो सकता है। एंड लीडरशिप क्वालिटीज जो होती हैं वो हर मैनेजर में होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजर जब अपनी टीम को लीड करता है एंड बेहतर लीडरशिप क्वालिटीज के साथ लीड करता है, तो उनके पूरे टीम का परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यूअसली एनहांस होते रहता है। एग्जाम्पल, अ टीम लीडर encourages creativity and decision making among team members, helping them work more confidently। तो एक टीम लीडर का काम ही है कि वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता रहे, उन्हें क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता रहे। इससे क्या होगा? तो इससे जो काम करने की क्षमता है वो भी लोगों की बढ़ेगी, लोगों का क्रिएटिव माइंडसेट जो है वो यूटिलाइज कर पाएंगे, एंड यही करके वो काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। फिर आता है हमारे पास कम्युनिकेशन, द की एलिमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेट करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही वो एलिमेंट है जो अगर इन सारे प्रोसेसेस में, इन सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सही तरीके से यूज ना किया जाए, तो आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, स्टाफिंग कर लें, डायरेक्शंस दे दें, कोऑर्डिनेट कर लें, कंट्रोल कर लें, लेकिन आपका परफॉर्मेंस कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ही वो जरिया है जो सारे गैप्स को भर देता है। अगर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम और चैनल बिल्डअप किया गया है, तो उस कम्युनिकेशन के थ्रू आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स हमेशा मार्केट में दे पाएंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक प्रोसेस है जहां पर आप अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, एंड एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, जिसके बेसिस से आप अपना वर्कफोर्स हैंडल कर सकते हैं। तो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होगा फॉलोज द ऑफिशियल हायरार्की, एग्जांपल मेमोज एंड ईमेल्स। तो यहाँ पर एक हायरार्की जो है वो फॉलो की ही जाएगी फ्रॉम टॉप टू मिडल एंड मिडल टू लोअर, एंड फीडबैक्स जो हैं वो लोअर टू मिडल एंड मिडल टू टॉप जाएंगे। फिर आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां पर कैजुअल कन्वर्सेशंस होती हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुपिज्म हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ यूनियंस हो सकता है, एंड अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, अ मैनेजर सेंड्स एन ईमेल टू ऑल एम्प्लॉइज अबाउट अ न्यू पॉलिसी। ये भी एक फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, while also discussing it informally during a coffee break। एंड वही चीज वो अपने मैनेजर्स के साथ एक कॉफी ब्रेक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, जो एक ग्रुप को डिनोट करता है कि वो ग्रुप मिलकर इनफॉर्मली उन चीजों पर डिस्कस कर रही है।
फिर आता है हमारे पास क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। अब लीडर बेहतर होना क्यों जरूरी है? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक बिजनेस में, हर एक काम में, जहां पर भी काम किया जा रहा है, जिस भी तरीके का काम हो, अगर एक पर्सन अच्छा लीडर है तो वो काम हमेशा बेहतर होगा, उसका परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा अच्छा होगा। तो एक अच्छा काम करने के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत होती है। एक अच्छे लीडर के पास कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हमेशा उसे बाकी लीडर से अलग रखती हैं। तो वो क्वालिटीज हैं, पहला इंटीग्रिटी, कि जहां पर भी वो काम कर रहा है तो वो एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, वो अपने लिए एक वैल्यू सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसे वो फॉलो कर रहा है, एंड जिस चीज के कारण ही वो सबसे डिफरेंशिएट हो रहा है। फिर आता है हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि खुद पर भरोसा है उसे, कि वो जो काम कर रहा है, वो जो काम करवा रहा है, उन कामों से बेहतर रिजल्ट्स ही आएंगे। फिर आता है विजन। विजन का मतलब ये होता है कि वो आगे की सोचता है कि ये काम करने से हम आगे कहाँ पहुंच पाएंगे। अगर ये काम हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो 2 साल बाद, 5 साल बाद हमारी कंपनी या हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पर चला जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, वो हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, वो लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भाई परफॉर्मेंसेस कैसे चल रही हैं, काम कैसा चल रहा है, प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज है तो वो अपने लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। कोई थ्रेट्स है मार्केट में तो वो भी वो एक्सप्लेन करते हैं, जिसके कारण करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। फिर आता है मोटिवेशनल स्किल्स। एक अच्छे लीडर का काम ही है कि वो हमेशा एक मोटिवेटेड एनवायरनमेंट मेंटेन करे, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करे, अपने लोगों को मोटिवेट करे, ताकि जो भी वर्क परफॉर्मेंसेस है ना सिर्फ उनकी बेहतर हो बल्कि उनके एम्प्लॉइज की भी बेहतर हो सके। फिर आता है एम्पैथी। एम्पैथी में ये बताते हैं कि वो इमोशंस की कदर करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की कदर करते हैं, वो लोगों को समझाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एक इमोशनल बीइंग्स हैं, तो वो इमोशंस को समझकर, फीलिंग्स को समझकर अपने वर्कफोर्स को डिजाइन करते हैं, अपने फ्रेमवर्क को डिजाइन करते हैं, उसी के बेसिस पे वो काम करते हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाए या इमोशंस पर असर पड़े। फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल, रतन टाटा जी, बेस्ट एग्जाम्पल। He is respected not only for his business success but also for his empathetic एंड एथिकल लीडरशिप स्टाइल। तो रतन टाटा को ना सिर्फ हम बिजनेस के लिए जानते हैं बल्कि उनके सोशल वर्क के लिए जानते हैं। वो एक इमोशनल बीइंग थे, उसके लिए जानते हैं कि वो कैसे लोगों के इमोशंस की कदर करते थे, फीलिंग्स की कदर करते थे। एंड उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए जो लोगों की बेहतरी के लिए थे, समाज की बेहतरी के लिए थे, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को भी हैंडल किया, जहां पर उन्होंने एथिक्स को सबसे ऊपर रखा एंड ये दिखाया कि एथिकल बिजनेसेस भी मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। फिर आता है हमारे पास बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे कम्युनिकेशन चेन में या साइकिल में, वो हम देखेंगे, जिनके कारण हमारे बिजनेसेस में कोई सेटबैक्स हो सके हैं या दिक्कतें हो सकती हैं, वो बैरियर्स हम देखेंगे। सिमेंटिक बैरियर, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। अब जैसे कोई टेक्निकल लैंग्वेज में या कोई ऐसे लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस बता रहा है जो कॉमन ना हो, तो हो सकता है कि लोग उन वर्ड्स को या लोग उन फ्रेजेस को गलत ले लें या उनके कारण अपने वर्कफोर्स में वो गलत तरीके से करें, जिसके कारण प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जिसके कारण कुछ सेटबैक्स हो सकते हैं। एग्जांपल, यूजिंग टेक्निकल टर्म्स विद समवन हु डजंट अंडरस्टैंड देम। अब एक लेबर क्लास पर्सन से अगर मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं या कंप्लीटली इंग्लिश में बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि उन्हें मेरी कई बातें समझ में ना आए। तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि जब मैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो उनसे कम्युनिकेशन मेरा ऐसा हो जहां पर वो मेरी हर बात को समझ सके और मैं उनकी बातों को समझ सकूं, जहां मैं उन्हें समझा सकूं कि आपको काम कैसे करना है, क्या करना है, एंड वो कंप्लीटली इंश्योर कर सके कि उन्हें वो सारी बातें बेहतर समझ में आ चुकी हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, इश्यूज इन द स्ट्रक्चर लाइक लॉन्ग चेन्स ऑफ कमांड। अब एक पर्सन अगर हमें लीड कर रहा है, हम उसकी बातें सुनकर उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो ये आसान होता है क्योंकि हमें उन्हीं की बातें सुनना है, उसी को फॉलो करके काम करते रहना है। लेकिन जहां पर हमारे लिए नंबर ऑफ पीपल आ जाते हैं, नंबर ऑफ लीडर्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं जो अलग अलग कमांड्स दे रहे हैं एक ही काम के लिए, तो काम करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एंड ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बैरियर कॉज करता है, जहां पर काम करना या कम्युनिकेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इमोशन लाइक फियर और डिस्ट्रेस। ठीक है, तो कुछ बैरियर्स ऐसे भी होते हैं जहां पर लोग डरते हैं, उस डर के कारण वो अपने सुपीरियर्स के पास नहीं जा सकते, अपने मैनेजर्स के पास नहीं जा सकते, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स या एरर्स को कन्वे नहीं कर सकते, जिस कारण से आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए जहां पर लोगों का डर उनसे आगे आ जाए या लोगों को सामने वाले पर ट्रस्ट ना हो, जिसके कारण पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक सेटबैक या प्रॉब्लम फेस करना पड़े। फिर आता है पर्सनल बैरियर्स, एटीट्यूड्स और लैक ऑफ
कॉन्फिडेंस। तो अब पर्सनल बैरियर में क्या बताया गया है कि जहाँ दो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ईगो प्रॉब्लम आ जाए कि दोनों एक दूसरे से बात करना बेहतर ना समझते हो, लेकिन काम करते समय उन्हें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। अगर वो कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो काम सही से ना हो या उन काम में कोई दिक्कत आगे आ जाए। हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, यूज सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि हम इन कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है सिंपल लैंग्वेज का यूसेज किया जाए जो लोगों में कॉमन हो, जो हम समझा भी सकें और जिससे लोग समझ भी सकें। एनकरेज फीडबैक, फीडबैक को एनकरेज करें। अगर हम कुछ उन्हें बता रहे हैं तो उन्हें वो समझ में आ रहा है या नहीं, या उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं, या उनको वो सारी चीजें आगे कोई दिक्कत देंगी या नहीं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने के लिए उनका फीडबैक भी उसी टाइम पर एक्सपेक्ट करें। एक्टिव लिसनिंग, गौर से सुने, ध्यान देकर सुने। कोई हमें कोई काम बता रहा है तो हम नजरअंदाज ना करें या हम ऐसे एक्ट ना करें कि हमें उस काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर हम चीजों को बेहतरी से सुनते हैं तो हो सकता है हमारे मन में कोई डाउट्स आए, जिन डाउट्स को हम पूछकर सॉल्व कर सकते हैं, अपना वर्क फ्लो बेहतर मेंटेन कर सकते हैं। बी अवेयर ऑफ इमोशंस एंड परसेप्शंस, लोगों के इमोशंस की कदर करें, लोगों के परसेप्शंस की कदर करें। ऐसे कोई शब्द ना कहें, ऐसी कोई बातें ना कहें जिससे कोई हर्ट हो जाए, एंड यही करके आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट आता है हमारे पास कंक्लूजन। Directing is the life spark of an organization. It turns plans into action by ensuring that employees are guided, motivated, and supervised effectively. A manager who can direct well creates a productive, harmonious, and goal-oriented work environment. तो डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन हमारे लिए वापस वो एक प्रोसेस है जहां पर एक्चुअल प्लान्स को आप प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, विद प्रॉपर सुपरविजन, विद प्रॉपर मोटिवेशन, ये आ जाता है। एंड एक अच्छा मैनेजर हमेशा इंश्योर करता है कि वो अच्छे डायरेक्शंस दे, एक मोटिवेटेड एनवायरनमेंट मेंटेन करे, एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट मेंटेन करे, जिसके कारण लोगों को काम करने में भी मजा आए, लोग काम करते हुए भी सेटिस्फाइड हों, एंड उस काम के परफॉर्मेंसेस भी मार्केट में अच्छे और बेहतर आ सके। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये एक जिस्ट था, समराइजेशन था, एक क्विक व्यू था वन शॉट में आपके लिए इस चैप्टर का। इसका प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर डिटेल्ड वीडियोस भी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, एंड आई होप आप सभी अपने लर्निंग जर्नी में से इस्तेमाल करेंगे। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपकी कोई भी दिक्कतें हैं, डाउट्स हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे एंड आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू।